बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जेम्स हिल्टन के नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 13 पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 12 में हमने कहानी को 3 हिस्सों में डिस्कस किया था। उनमें से एक था मिस्टर चैट्रिस द न्यू हेड ऑफ ब्रुकफील्ड, दूसरे नंबर पे था मिस्टर चिप्स रिटायरमेंट एंड हिज फेयरवेल स्पीच, और आखिरी नंबर पर हमने पढ़ा था मिस्टर चिप्स एक्टिविटीज़ आफ्टर रिटायरमेंट। यानी इन 3 हेडिंग्स में हम चैप्टर नंबर 12 को डिस्कस कर चुके हैं। बकिया तमाम वीडियोस के लिंक्स नीचे मौजूद हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से उनको देख भी सकती हैं। और आज इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 13 में जो कहानी हम पढ़ेंगे ये भी एक मुख्तसर सा चैप्टर है। इसको हम 2 हिस्सों में डिस्कस करते हैं। एक होगा द वॉरियर्स और दूसरे नंबर पर होगा चैट्रिस रिक्वेस्ट चिप्स टू रीजॉइन ब्रुकफील्ड। तो आप देखें, जब ये चैप्टर शुरू होता है तो फर्स्ट वर्ल्ड वार का आगाज़ हो चुका है। ये आप जानती हैं 1914 से शुरू होने वाली एक बड़ी आलमी जंग थी जो 1918 तक पूरी शिद्दत के साथ 4 साल ये जारी रही। और इस जंग की वजह से पूरी दुनिया के ख़ास तौर पर यूरोप के नक्शे पर बहुत सारे असरात हुए और काफ़ी सारी तब्दीलियाँ देखने में आईं। मैं चाहता हूँ आप इस जंग के बारे में थोड़ा सा मज़ीद जान लें। एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है, पहले आप उसको देखें। तो पहले तो मैं आपको वर्ल्ड वार 1 का एक मुख्तसर सा पस मंज़र समझा देता हूँ। ये जंग 28/6/1914 को बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हुई थी और 11/11/1918 को यानी तकरीबन 4.5 साल तक ये जंग जारी रही। और 11 नवंबर 1918 को जब जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, एक एग्रीमेंट हो गया जिसे आर्मिस्टिस डे कहते हैं। उस एग्रीमेंट के बाद इस जंग के ख़ात्मे का आगाज़ हो गया था और ये जंग लड़ी गई थी अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स के दरमियान। अलाइड पावर्स में थे फ्रांस, यूके, यूएसए, इटली, रशिया और जापान, और दूसरी तरफ सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, या आप याद रखना ऑस्ट्रिया और हंगरी। अब ये 2 अलग-अलग मुल्क हैं, लेकिन किसी ज़माने में ये दोनों एक ही एम्पायर का हिस्सा होते थे। उसके बाद बल्गारिया और ऑटोमन एम्पायर, जिसे हम सल्तनत उस्मानिया कहते हैं, ये तमाम जो ममालिक थे इन्हें सेंट्रल पावर्स कहा जाता था। और कोई भी बड़ी जंग जो होती है उसके पीछे काफ़ी सारी वजूहात होती हैं। वो कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। यानी जो वर्ल्ड वार 1 शुरू हुई थी 28/6/1914 को, ये दुनिया की तारीख की एक बड़ी जंग और सबसे पहली बड़ी जंग जिसको वर्ल्ड वार कहा जाता है, ये जंग एकदम शुरू नहीं हो गई। इसके पीछे कुछ 40-45 साल के मुख्तलिफ वाक़यात की एक पूरी चेन है जो इस जंग की वजह बनी। लेकिन एक वाक़या जिसने इस जंग को ट्रिगर किया, जिसको बहुत ज़्यादा कोट किया जाता है और जिस वाक़े के बाद कहा जाता है कि ये जंग बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गई थी, 28/6/1914 को ये वाक़या हुआ था। और वाक़या ये था कि ऑस्ट्रिया का जो आर्च ड्यूक, ये आप शहज़ादा कह लें, उसका नाम था फ्रांस फर्डिनेंड। वो और उसकी बीवी एक थी सोफ़ी, उसका नाम था डचेस ऑफ होहेनबर्ग। वो होहेनबर्ग के इलाके की डचेस, आप शहज़ादी या नवाबजादी कह लें। ये आर्च ड्यूक जो था फ्रांस फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया का, ये उसकी वाइफ थी। ये दोनों बोस्निया हर्ज़ेगोविना के इलाके में मौजूद थे और वहाँ पर इनको असैसिनेट कर दिया गया था एक सर्बियन स्टूडेंट की तरफ से। तो उसके बाद फिर ऑस्ट्रिया ने सर्बिया की हुकूमत के ऊपर इस कत्ल का, इस वाक़े का इल्ज़ाम लगा दिया और ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर जंग मुसल्लत कर दी। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि सर्बिया के चूँकि रशिया और फ्रांस के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, तो रशिया और फ्रांस सर्बिया की मदद को आ गए और ऑस्ट्रिया हंगरी की मदद करने के लिए ऑटोमन एम्पायर यानी जो सल्तनत उस्मानिया थी, इनके चूँकि रशिया के साथ बड़े ताल्लुकात ख़राब थे, बड़ी पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी, तो दुश्मन के दुश्मन की मदद करने के लिए ये जो ऑटोमन एम्पायर था ये ऑस्ट्रिया और हंगरी की साइड पे आके खड़ा हो गया। तो ये सेंट्रल पावर्स बन गई, यानी ऑस्ट्रिया हंगरी, और उसके बाद जर्मनी ने भी ऑस्ट्रिया हंगरी को सपोर्ट किया और ऑटोमन एम्पायर। तो ये 4-5 बड़ी जो उस दौर की ताकतें थी ये एक साइड पे इकट्ठी हो गई, इनको सेंट्रल पावर्स कहा जाता था। और उसके बाद दूसरी साइड पे सर्बिया,
रशिया, फ्रांस और बाकी जो ममालिक थे इनके और भी काफ़ी सारे तनाज़ात चूँकि ऑलरेडी चले आ रहे थे, तो ये एक ऐसा माहौल बन चुका था कि अब इसमें और जो ममालिक थे वो भी इस जंग के अंदर शामिल होना शुरू हो गए, जैसे कि इटली और जापान और यूएसए और यूके वगैरह। तो इस तरह करके इनका एक पूरा ब्लॉक बन गया जिसे अलाइड पावर्स कहा जाता था, तो जिसमें फ्रांस, यूके, यूएसए, इटली, रशिया और जापान शामिल थे। तो इन दो ब्लॉक्स की, इन दोनों ग्रुप्स की आपस में लड़ाई शुरू हो गई और ये 4.5 साल तक बहुत खौफनाक ये जंग थी, कंटिन्यू रही और बिल आखिर इसका रिज़ल्ट ये निकला कि अलाइड पावर्स जो थी उनको फतह हासिल हो गई। जो सेंट्रल पावर्स थी इनको सरेंडर करना पड़ा और इनमें से सबसे पहले जर्मनी ने 11/11/1918, ये आप दिन याद रखना, इसको आर्मिस्टिस डे कहा जाता है क्योंकि ये वो दिन था जब जर्मनी ने अलाइड पावर्स के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया, एक समझौता हो गया, एक जंग बंदी का मुआहदा हो गया और उसके बाद जर्मनी जो था वो इस जंग से अलहदा हो गया। और जर्मनी के अलहदा होने के बाद जो बाकी ताकतें थी, साफ ज़ाहिर है अब उनके लिए भी इस जंग को कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल हो चुका था। तो वो जो आर्मिस्टिस डे था 11/11/1918, उसको कहा जाता है कि वर्ल्ड वार 1 के ख़ात्मे का जो आगाज़ हुआ था वो उस दिन हुआ था जिस दिन जर्मनी ने सरेंडर कर दिया और एक एग्रीमेंट हो गया अलाइड पावर्स के साथ। और उसके बाद फिर इस जंग के जो नतायज, जो कॉन्सिक्वेंसेस सामने आए वो ये थे कि फॉल ऑफ जर्मन, ऑस्ट्रो हंगेरियन और ऑटोमन एम्पायर, ये तीन उस दौर के जो बड़े एम्पायर्स थे जो सेंट्रल पावर्स का हिस्सा थे, इन तीनों एम्पायर्स का फाल हुआ, इनको ज़वाल हुआ, ये टूटने शुरू हो गए, इनके इलाके इनसे अलहदा होना शुरू हो गए। और उसके बाद कुछ नई स्टेट्स, कुछ नए ममालिक वो सामने आए जिनमें से पोलैंड, फिनलैंड, टर्की, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लेविया, ये वो ममालिक हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के नतीजे में नए दुनिया के नक्शे पर उभरे। और इनमें ये जो पोलैंड और फिनलैंड हैं, ये जो रशिया था, अगरचे रशिया अलाइड पावर्स में था, जंग को जीतने वालों में शामिल था, लेकिन रशिया का भी बहुत ज़्यादा चूँकि नुकसान हो चुका था इस जंग में, तो उसके भी कुछ इलाके अलहदा हो गए। और जो रशियन एम्पायर था जो बहुत बड़े एरिया के ऊपर फैला हुआ था, उसको भी कुछ इलाकों को सरेंडर करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। यानी वो नए ममालिक जैसे कि पोलैंड और फिनलैंड, ये रशिया से ही अलहदा हो के जो रशियन टेरिटरी थी उसका ये हिस्सा थे, लेकिन अब ये नई स्टेट्स बन के सामने आए। और ये जो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था, इसमें से फिर आगे ऑस्ट्रिया एक अलहदा मुल्क बन गया, हंगरी अलहदा हो गया, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लेविया, ये वो ममालिक हैं जो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का जब फाल हुआ, कलैप्स हुआ, तो उसके नतीजे में ये 4 नए ममालिक बन गए। और उसके बाद फिर 1922 में आगे चल के आपको पता है जो ऑटोमन एम्पायर है, इसका भी डाउनफॉल हुआ। या आप एक लेसन पढ़ते हैं अपनी बुक सेकंड के अंदर मुस्तफ़ा कमाल के नाम से, तो उस लेसन के बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि ऑटोमन एम्पायर का डाउनफॉल हुआ और एक टर्की नाम की जो स्टेट है वो उभर के सामने आई। और अगर हम इस जंग में कैजुअल्टीज़ की बात करें तो तकरीबन 10 मिलियन यानी 1 करोड़ के करीब फ़ौजियों की अमवात हुई और 2 करोड़ से ज़ायद फ़ौजी ज़ख्मी हुए और तकरीबन 80 लाख आम शहरी इस जंग में लुकमाए अजल बने। और ये वो फिगर्स हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं। और जंगों वगैरह के मामलात में आपको पता है कभी भी एग्जैक्ट फिगर्स सामने नहीं आते। ओवरऑल ये बहुत ही तबाहकुन और खौफनाक जंग थी जिसका इंसानियत को और इस दुनिया को सामना करना पड़ा। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार की एक ब्रीफ सी हिस्ट्री है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। इसको आप ज़रूर अपने ज़हन में रखिएगा, फिर आपको इस नावल में आगे चल के होने वाले जो वाक़यात हैं उनकी ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में कुछ आपका कॉन्सेप्ट ज़रूर बन चुका होगा। तो अब हम इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। जब इसका आगाज़ होता है तो आपको जैसे बताया कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो चुकी है और उस जंग की वजह से पूरे इंग्लैंड के अंदर हर तरफ एक टेंशन है, एक परेशानी और मायूसी है। लेकिन कहीं कहीं पे उम्मीद की बात भी होती है कि इंग्लैंड बहुत जल्द ये जंग जीत जाएगा और दोबारा से हालात नॉर्मलाइज हो जाएंगे। यानी हर महफिल में, हर जगह पर
जंग के बारे में ही बातें हो रही हैं और ज़िंदगी के हर शोबे के ऊपर इस जंग के जो असरात हैं वो मुरतब हो रहे हैं। तो एक दिन ऐसे होता है कि मिस्टर चिप्स ग्राउंड के अंदर कोई गेम्स वगैरह हो रही होती हैं, तो वहाँ बाहर बैठा उनको देख रहा होता है। एक बच्चा इसके पास आता है और आके इसको कहता है कि सर आपका क्या ख्याल है कि ये जो जंग है ये कब तक चलेगी। तो मिस्टर चिप्स उसको कहने लगा कि यार मेरा ख्याल है कि इस जंग को अब ख़त्म हो जाना चाहिए। ये जो जर्मन्स हैं ये बहुत ज़्यादा शिकस्त खुर्दा हो चुके हैं, अब इनसे मज़ीद ये जंग नहीं लड़ी जाएगी। इनके लिए बेहतर यही है कि ये सरेंडर कर दें और इस जंग से अलहदा हो जाएं। बहरहाल वो उस बच्चे से पूछता है कि तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो, कहीं तुम्हारा भी जंग में जाने का इरादा तो नहीं है। तो मिस्टर चिप्स ने असल में उस बच्चे से मजाक किया था। वो बच्चा फॉरेस्टर उसका नाम था और स्कूल में सबसे छोटे कद का बच्चा था, तकरीबन 4 फुट के करीब उसका कद था। तो मिस्टर चिप्स ने तो ऐसे उसको मजाक किया था कि कहीं तुम्हारा भी जंग में जाने का इरादा तो नहीं है। लेकिन वो मजाक जो था वो बाद में एक सीरियस टर्न ले गया और मिस्टर चिप्स को पता चला कि वो बच्चा वाकई जंग में चला गया था, आर्मी में भर्ती हो गया था और 1918 में कैम्ब्राय एक जगह का नाम है, वहाँ पर वो इंग्लैंड की तरफ से लड़ता हुआ मारा भी गया था। तो मिस्टर चिप्स को जब उसकी मौत की खबर मिली तो उसको बड़ा दुख हुआ कि उसने उस बच्चे के साथ इस तरह से मजाक किया था। तो बहरहाल ब्रुकफील्ड स्कूल का सिर्फ एक ये बच्चा ही नहीं, और भी काफ़ी सारे जो बच्चे अभी पढ़ रहे थे, जो टीचर्स थे और जो इस स्कूल से पढ़ने वाले साबका जो बच्चे थे, उनमें से बहुत सारे जो थे वो आर्मी में भर्ती हो गए थे और उसके बाद वो जंग जाके लड़ रहे थे। उनमें से बहुत सारे अपने वतन पर कुर्बान भी हो चुके थे। तो जब भी किसी बच्चे के मरने की खबर मिस्टर चिप्स तक पहुंचती तो मिस्टर चिप्स सोचता कि यार ये कितनी अजीब बात है कि आज हमारे बच्चे जर्मनी के ख़िलाफ़ लड़ते हुए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। लेकिन यही ब्रुकफील्ड स्कूल था और इसी स्कूल के जो बच्चे थे 100 साल पहले फ्रांस के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे और अपनी जानें कुर्बान कर रहे थे। यानी 100 साल पहले फ्रांस हमारा दुश्मन था और जर्मनी फ्रांस का दुश्मन था। यानी जर्मनी के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे थे, फ्रांस के साथ हमारी जंग हो रही थी। तो उस जंग में हमारे यही बच्चे अपनी जानें कुर्बान कर रहे थे। लेकिन आज सूरत हाल कितनी बदल चुकी है कि वो फ्रांस जो 100 साल पहले हमारा दुश्मन था, आज उसी फ्रांस के साथ मिलकर जर्मनी के ख़िलाफ़ ये बच्चे अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। यानी जो 100 साल पहले हमारा दुश्मन था अब वो हमारा दोस्त हो चुका है। पहले हम उसके ख़िलाफ़ लड़ रहे थे और अपने बच्चों की जानें कुर्बान कर रहे थे और अब उस दुश्मन के साथ मिलकर एक दूसरे दुश्मन के साथ जर्मनी जो किसी ज़माने में हमारा दोस्त था अब दुश्मन हो चुका है, अब उसके ख़िलाफ़ लड़ रही हैं और अपने बच्चों की जानें गंवा रही हैं। यानी ये कितनी अजीब बात है। क्या जिन लोगों ने हमारे जिन बच्चों ने 100 साल पहले फ्रांस के ख़िलाफ़ अपनी जानें कुर्बान की हैं, क्या उनकी तमाम कुर्बानियाँ रायगा चली गई हैं? क्या अब उनको शहीद नहीं कहेंगे? यानी अगर तो ये वाले बच्चे जो फ्रांस के लिए लड़ते हुए जर्मनी के ख़िलाफ़ मारे जा रहे हैं शहीद हैं, तो फिर वो वाले बच्चे जो फ्रांस के ख़िलाफ़ लड़ते हुए मारे गए थे वो शहीद कैसे हो गए? क्या उनकी सारी कुर्बानियाँ ज़ाया हो गई? अब ये बड़ी एक फ़िलोसॉफ़िकल सी बात है। तो मिस्टर चिप्स ने एक दफ़ा स्कूल हाउस का जो हेड था उसका नाम था ब्लेड्स, उससे ये बात की और उससे पूछा कि यार ये क्या मामला है, मुझे इसकी कुछ समझ नहीं आ रही। तो वो जो ब्लेड्स था वो 18 साल उसकी उम्र थी, यंग ही था। उसने मिस्टर चिप्स को कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। वो असल में इस मौजू पर मिस्टर चिप्स के साथ बात नहीं करना चाहता था। वो समझता था कि मिस्टर चिप्स एक बूढ़ा आदमी है, इसको ये जो फॉरेन पॉलिसी होती है, ये जो मुल्की मफादात होती हैं, इसको नहीं पता कि कैसे कल के दुश्मन आज के दोस्त बन जाते हैं और कैसे आज के दोस्त हो सकता है कल को दुश्मन बन जाएं। यानी ये मफादात की बुनियाद पर मुल्कों की आपस में दोस्तियां और दुश्मनियां होती हैं और हर दौर की सच्चाइयां और हकीकतें ये अपनी अपनी होती हैं, बदलती रहती हैं। मफादात बदलते हैं तो हकीकतें भी बदल जाती हैं। तो इस तरह की बात अब मिस्टर चिप्स को मैं कैसे समझाऊं, तो उसने इससे अवॉइड किया, उसके साथ इस मौजू पर
कोई बात नहीं। बहरहाल मिस्टर चिप्स आप जानते हैं कि वो ये जंगें वगैरह पसंद नहीं करता था। वो थोड़ा इस सोच का मालिक था कि इंसानों को आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, अपने जो मसाइल हैं, जो तनाज़ात हैं, उनको मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो वो इस तरह का माइंड सेट रखता था, इसलिए इस तरह की बात करता था। तो बहरहाल 1915 आ गया। 1915 में ये हुआ कि ये जो दोनों साइड की फ़ौजें थीं वो एक डेड लॉक का शिकार हो गई, यानी जंग एक ऐसे मरहले में दाखिल हो गई कि जहाँ पे कोई समझ नहीं आ रही थी कि ये जंग रुकेगी या आगे चलेगी। यानी हर तरफ नई फ़ौजें भर्ती की जा रही हैं और यहाँ तक कि ब्रुकफील्ड स्कूल जो था इसके आसपास भी फ़ौजियों ने आके कैंप्स लगा लिए थे और उन्होंने ब्रुकफील्ड स्कूल का जो ग्राउंड था उसको भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था अपनी खेलों के लिए और अपने मतलब ट्रेनिंग वगैरह के लिए। और ब्रुकफील्ड OTC इसका मतलब है ऑफिसर ट्रेनिंग कोर, ब्रुकफील्ड ऑफिसर ट्रेनिंग कोर, इसमें इजाफा ही होता जा रहा था। इसका मतलब ये है कि ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर फ़ौजी अफसरान की तरबियत के लिए जो कैंप्स लगाए गए थे उनमें इजाफा होता जा रहा था। हर तरफ एक जंग का माहौल बना हुआ था, नई भर्तियां हो रही थी, बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे जिसकी वजह से फ़ौजियों की कमी हो रही थी, तो नए लोग अपॉइंट किए जा रहे थे। यहाँ तक कि ब्रुकफील्ड स्कूल के जो बच्चे थे, जो थोड़ी बड़ी क्लासों के बच्चे थे, और उसके बाद स्कूल के जो टीचर्स थे, यंग टीचर्स जिनको राल्स्टन ने अपने दौर में भर्ती किया था, काफ़ी उनकी तादाद थी, उनमें से बेशतर जो थे वो या तो स्कूल को ही छोड़ के चले गए थे या उन्होंने आर्मी में शमूलियत इख्तियार कर ली थी और वो अब किसी न किसी महाज पे जाके लड़ रहे थे। और उनकी जब किसी के मरने की खबर आती तो स्कूल के अंदर एक एक्टिविटी ये होती थी कि जो स्कूल के हेडमास्टर थे, मिस्टर चैटरीज उनका नाम था, वो हर संडे को स्कूल का जो चर्च था शाम के वक्त वहाँ पर एक तकरीब होती थी और उस तकरीब में वो चैटरीज ये करते थे कि वो ऐसे स्टेज पर खड़े हो जाते और एक लिस्ट उनके पास आती और उस लिस्ट में उन बच्चों के और उन टीचर्स के नाम होते जो इस ब्रुकफील्ड स्कूल के साथ जिनका ताल्लुक़ था और अब वो आर्मी में चले गए थे और वहाँ पे वो किसी न किसी महाज पर लड़ते हुए अपनी जान दे बैठे थे, अपने मुल्क पर, अपने वतन पर कुर्बान हो चुके थे। तो उनकी जब लिस्ट आती तो वो चैटरीज फिर क्या करता, सारे हॉल के सामने वो फिर उस लिस्ट को पढ़ता, उनमें से एक एक बच्चे का नाम लेता और फिर उसके बारे में थोड़ा सा बताता कि ये हमारा बच्चा है और ये फ़लाँ सेशन में हमारे स्कूल में पढ़ता रहा था और ये फ़लाँ दौर में ये आर्मी में चला गया और अब फ़लाँ इलाके में ये दुश्मन के ख़िलाफ़ लड़ता हुआ मारा जा चुका है। उसके बाद कोई और नाम वो पढ़ता, कोई टीचर स्कूल का पुराना, उसका वो बताता कि ये फ़लाँ दौर में हमारे स्कूल में पढ़ाते रहे, बाद में आर्मी में चले गए, अब उनके बारे में भी खबर आई है कि वो भी अपनी धरती पर कुर्बान हो चुके हैं। तो वो सारी जो उनके शहीदों की जो लिस्ट होती थी वो उसको एक एक करके उनकी शॉर्ट बायोग्राफी बताता और उसके बाद फिर उनकी मतलब खबर देता कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, वो अपने मुल्क पर कुर्बान हो चुके हैं और उसके बाद फिर उनके लिए वो दुआ कराता था। तो ये जो सारी तकरीब होती थी बड़ी इमोशनल सी होती थी। मिस्टर चिप्स भी सामने बैठा होता, वो जब चैटरीज को उन बच्चों के नाम पढ़ते हुए देखता तो वो सोचता कि चैटरीज के लिए तो ये सारे नाम ही हैं, लेकिन मिस्टर चिप्स के लिए ये जीते जागते चेहरे थे, ये वो बच्चे थे जिनको मिस्टर चिप्स ने कभी ना कभी पढ़ाया होता था और ये मिस्टर चिप्स ने इनके साथ बात की होती थी, इनके साथ वक्त गुजारा होता था। तो मिस्टर चिप्स को याद आ जाता, जो भी नाम वो पढ़ता तो मिस्टर चिप्स की मेमोरी में वो कहीं ना कहीं पे महफूज होता था और उसको याद आ जाता कि ये फ़लाँ बच्चा है और फ़लाँ साल ये मेरी क्लास में पढ़ता रहा है और ये फ़लाँ शरारतें किया करता था। वो सारी उस बच्चे की तस्वीर उसकी आंखों के सामने वो ताज़ा हो जाती और उसके बाद वो बड़ा इमोशनल सा हो जाया करता था। यानी मिस्टर चिप्स के लिए वो सारे जीते जागते चेहरे थे, लेकिन चैटरीज के लिए वो सोचता कि ये सिर्फ नाम है। इन बच्चों की क्या अहमियत थी, क्या ताल्लुक़ था इन बच्चों के साथ और इन बच्चों का इस स्कूल के साथ क्या ताल्लुक़ था, उसको चैटरीज नहीं समझ सकता। तो मिस्टर चिप्स बहरहाल इस तकरीब के दौरान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाया करता था। तो ये जो जंग के दिनों के जो हालात थे
उनसे रिलेटेड ये चंद चीज़ें चैप्टर नंबर 13 में जेम्स हिल्टन ने शामिल की हैं। और इसके बाद इस चैप्टर का जो दूसरा हिस्सा है वो ये है कि चैट्रिस रिक्वेस्ट चिप्स टू रीजॉइन ब्रुकफील्ड। अब इसमें यह है कि जो चैट्रिस थे, एक दिन ऐसे हुआ कि ये मिस्टर चिप्स के पास आए। यानी मिस्टर चिप्स आपको पता है ब्रुकफील्ड स्कूल के बिल्कुल सामने सड़क के दूसरी तरफ मिसिस विकेट के यहाँ रहता है। तो ये जो हेडमास्टर साहब थे ये उसके पास आए और उसको आके कहने लगे कि मैं सर आपसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ। मसला ये है कि स्कूल के अंदर अब काम बहुत ज़्यादा है, और काम इसलिए ज़्यादा है कि जो स्कूल के टीचर्स थे वो बहुत सारे वो तो आर्मी में चले गए हैं। यंग टीचर्स थे, राल्स्टन ने उनको भर्ती किया था, टीचर बहुत अच्छे थे, लेकिन उनमें से अक्सरियत जो है वो अब आर्मी में जा चुकी है। और उनके मुतबादल जो स्कूल में भर्ती किए गए हैं वो तो बहुत खौफनाक टीचर हैं, यानी उनको पता ही नहीं है किसी चीज़ का, वो उनसे तो क्लास ही कंट्रोल नहीं होती। अभी कल ही की बात है कि नर्सरी क्लास के अंदर बच्चों ने एक टीचर की गर्दन के ऊपर स्याही फेंक दी। यानी वो क्लास के अंदर इस तरह का माहौल है, यानी उनसे मैनेज ही नहीं हो रही, तो जिसकी वजह से मुझे नर्सरी तक की क्लास भी खुद पढ़ाना पड़ रही है। तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो चुका है। और मैं आपको पता है कि डायबिटीज़ का शुगर का मरीज़ हूँ, तो इतना ज़्यादा जो बर्डन है वो मेरे लिए काबिले बर्दाश्त नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक दफ़ा स्कूल में वापस आ जाएं। आप इस स्कूल को समझते हैं, यहाँ पे आपने इतना अरसा सर्विस की है, इसकी रवायात को समझते हैं, तो आपका स्कूल में मौजूद होना मेरे लिए बड़े हौसले का बायस होगा और मुझे बड़ी मोटिवेशन मिलेगी आपकी वजह से। मैं समझता हूँ कि आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, ये 1916 की बात है, और 1916 में मिस्टर चिप्स की एज हो चुकी थी 68 ईयर्स। आप देखिए 1848 में पैदा हुआ था, तो 1916 में 68 ईयर्स अब उसकी एज है। तो वो चैट्रिस आके मिस्टर चिप्स से रिक्वेस्ट करता है कि सर आप वापस आ जाएं, और साथ उसको ये कहता है कि सर आप चूँकि आपकी एज ज़्यादा है इसलिए मैं आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं डालूंगा, आपको को बहुत ज़्यादा कोई क्लासेस पढ़ाने के लिए नहीं दूंगा, आप बस छोटे मोटे जो स्कूल के काम होते हैं वो करना, ऑफिस में मेरे साथ बैठना, तो इससे ये होगा कि मेरा कुछ बर्डन कम हो जाएगा और आपकी मौजूदगी जो है वो मेरे लिए काफ़ी हौसले का बायस होगी। तो इस तरह करके उसने मिस्टर चिप्स से जब रिक्वेस्ट की तो मिस्टर चिप्स को बड़ी खुशी हुई, उसको बहुत अच्छा लगा। यानी आप सोचिए कि एक बंदा रिटायर हो चुका है और उसको रिटायर हुए भी 3 साल हो चुके हैं, 68 ईयर्स उसकी एज है, और उसको उसके स्कूल के हेडमास्टर साहब उसके घर में आके उसको कह रहे हैं कि सर आप प्लीज़ दोबारा आ जाएं, आपके बगैर स्कूल को चलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। तो आप सोचें कि उस बंदे की, उस बूढ़े आदमी की, उस बूढ़े टीचर की क्या फीलिंग्स होंगी। तो मिस्टर चिप्स को बहुत अच्छा लगा चैट्रिस की रिक्वेस्ट सुन के, और उसने फ़ौरन बिना सोचे हाँ कर दी और चैट्रिस को कहा कि जी सर बिल्कुल मैं समझता हूँ आपकी बात को और मैं ज़रूर आऊँगा, यानी मैं ब्रुकफील्ड स्कूल में आपकी रिक्वेस्ट पर दोबारा से ज़रूर आऊँगा और आपकी अपनी मज़ीद जो खिदमात जितनी मैं फ़राहम कर सकता हूँ वो ज़रूर करूँगा। तो चैट्रिस की रिक्वेस्ट पर मिस्टर चिप्स ने दोबारा से ब्रुकफील्ड स्कूल को ज्वाइन करने की हामी भर ली। तो यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 13 जो है ये ख़त्म हो जाता है। ये मुख्तसर सा चैप्टर है और इस चैप्टर में से जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपने तैयार करने हैं अब आप एक नज़र उनको देख लें। तो देखिए चैप्टर नंबर 13 में ये टोटल 6 क्वेश्चंस बनते हैं, इन्हीं में से आपके पेपर में कोई आएगा। पहले नंबर पे आप देखिए व्हाट वाज चिप्स रिएक्शन टू वर्ल्ड वार 1, पहली जो जंग अजीम हुई थी उसके लिए मिस्टर चिप्स का क्या रद्द अमल था। अब आप जानते हैं कि मिस्टर चिप्स जंगों को नापसंद करता था और वैसे भी वो समझता था कि जो जंग है ये चूँकि जर्मनी की बहुत बुरी हालत हो चुकी है, उनका बड़ा नुकसान हो चुका है, तो उनको अब सरेंडर कर देना चाहिए और अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हुए इस जंग से अलहदा हो जाना चाहिए। और उसको उम्मीद थी कि ऐसा ज़रूर होगा, लेकिन वो उम्मीद खैर उसकी पूरी नहीं हुई, वो जंग मज़ीद कंटिन्यू करती रही, तो उसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मिस्टर चिप्स को बड़ी मायूसी हुई ये देखकर कि जंग अभी और आगे चलेगी। तो ये उसका रिएक्शन था वर्ल्ड वार 1 के लिए। और दूसरे नंबर पर देखें हु वाज फॉरेस्टर एंड व्हाट हैपेंड टू हिम इन 1918। ये आपको याद है वही बच्चा था जिसने मिस्टर चिप्स से पूछा था कि सर आपका क्या ख्याल है कि जंग कब तक चलेगी। तो मिस्टर चिप्स ने उससे कहा था कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो, कहीं तुम्हारा भी आर्मी में जाने का इरादा तो नहीं है। तो मिस्टर चिप्स ने एक तरह से उससे मजाक
मजाक किया था क्योंकि उस बच्चे का कद बड़ा छोटा था, 4 फुट के करीब था, लेकिन बाद में वो मजाक जो था वो सीरियस एक रुख इख्तियार कर गया। वो बच्चा वाकई आर्मी में गया और 1918 में वो वहाँ पर शहीद भी हो गया। कैम्ब्राई एक जगह का नाम है, उस जगह पर वो लड़ते हुए। तो मिस्टर चिप्स को जब पता चला उसके बारे में, उसकी मौत के बारे में, तो इसको बड़ा अफसोस हुआ कि इसने उस बच्चे के साथ ऐसे मजाक किया था। और तीसरा क्वेश्चन है कि हु वाज ब्लेड्स एंड व्हाट डिड चिप्स से टू हिम अबाउट वार। तो ये ब्लेड्स कौन था? ये स्कूल हाउस का आपको पता है हेड था। और इससे मिस्टर चिप्स ने पूछा था कि यार ये जो हमारे लोग 100 साल पहले जो फ्रांस के ख़िलाफ़ लड़ते हुए मारे गए हैं, वो उनकी क्या कुर्बानियाँ सारी ज़ाया हो गई हैं, क्योंकि अब हम फ्रांस के साथ मिल के अपने बच्चों को मरवा रहे हैं। तो ये क्या बात हुई कि पहले जो हमारा दुश्मन था अब वो हमारा दोस्त हो चुका है, पहले उसके ख़िलाफ़ लड़ते हुए जो मारे गए वो शहीद थे, अब उसके साथ मिलकर जो मर रहे हैं वो शहीद हैं। तो ये क्या बात हुई? तो ये इस तरह की चूँकि फ़िलोसॉफ़िकल सी बात थी, वो जो ब्लेड्स था उसने इसका कोई ज़्यादा आगे से रद्द अमल नहीं दिया, उसने अवॉइड किया और वो समझता था कि मिस्टर चिप्स के जो ख़यालात हैं वो इसी तरह की हैं। इसको इस तरह की बातों की, ये जंग के बारे में दोस्तियाँ दुश्मनियाँ जो होती हैं वो मिस्टर चिप्स इनको नहीं समझता था। तो वो जो ब्लेड्स था वो असल में स्कूल के हाउस का इंचार्ज था और उसके साथ मिस्टर चिप्स ने इस तरह की बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने कोई ज़्यादा तसल्ली बख्श उसको जवाब नहीं दिया। और चौथे नंबर पे देखिए, व्हाट हैपेंड टू ब्रुकफील्ड ड्यूरिंग द वार इन 1915। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट सर्विसेज डिड ब्रुकफील्ड रेंडर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार 1। तो ब्रुकफील्ड स्कूल ने क्या खिदमात सर अंजाम दी थी? तो एक तो ये है कि ब्रुकफील्ड स्कूल के करीब आके फ़ौजियों ने अपने कैंप्स लगा लिए थे और स्कूल के जो ग्राउंड्स थे उनको वो इस्तेमाल कर रहे थे, वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे, खेलों वगैरह के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। और OTC, ब्रुकफील्ड OTC यानी ब्रुकफील्ड ऑफिसर ट्रेनिंग कोर, वो वहाँ पे उन्होंने डेवलप किए थे और वहाँ पे तरबियत वगैरह अफसरों को दी जा रही थी। इसके साथ साथ ये है कि ब्रुकफील्ड स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स वो भी स्कूल को छोड़कर आर्मी में चले गए थे और वहाँ पर उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की अपनी धरती पर। और ये ब्रुकफील्ड स्कूल की जो खिदमात थी वो इसके अंदर आप इस तरह की कुछ बातें लिखेंगे। और इसके बाद 5 नंबर आप देखें, व्हाट डिड चैट्रिस रीड आउट ऑन एवरी संडे नाइट ड्यूरिंग द वार। तो जंग के दिनों में संडे की शाम को जो एक तकरीब होती थी उसमें चैट्रिस क्या पढ़ा करता था। तो ये भी हमने देखा कि जो स्कूल के बच्चे और टीचर्स जो जंग आर्मी में भर्ती हुए, फिर उसके बाद जंग जिन्होंने लड़ी और किसी महाज के ऊपर जो मारे गए, उनकी लिस्ट होती थी, उनके नाम वो पढ़ा करते थे, उनकी बायोग्राफीज डिस्कस करते थे और उसके बाद फिर उनको उनके लिए दुआ की जाती थी। तो ये एक तकरीब होती थी हर संडे को स्कूल के अंदर। और छठे नंबर पे आप देखिए, व्हाई डिड चैट्रिस रिक्वेस्ट चिप्स टू रीजॉइन ब्रुकफील्ड। अब ये क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है। देखिए, व्हाई डिड चैट्रिस गो टू चिप्स इन द कैटास्ट्रोफिक जुलाई ऑफ 1916। तो 1916 में जुलाई का महीना बड़ा कैटास्ट्रोफिक था, बड़ी बर्बादी हुई और बड़े लोग मारे गए, तो जिसकी वजह से टीचर्स की बड़ी कमी हो गई थी। तो क्यों चैट्रिस जो थे वो जुलाई 1916 में मिस्टर चिप्स के पास गए थे? या व्हाट रिक्वेस्ट डिड चैट्रिस मेक टू मिस्टर चिप्स, ये ऐसे भी पूछा जा सकता है। और व्हाई डिड मिस्टर चिप्स जॉइन ब्रुकफील्ड स्कूल अगेन, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो हम इसको बड़ी अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं कि चैट्रिस जब ओवर वर्क हो गया तो उसने फिर मिस्टर चिप्स से जाके रिक्वेस्ट की कि वो स्कूल में आके ज्वाइन करें और उसकी मदद करें, और उसके लिए अकेले के लिए स्कूल के मामलात को चलाना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो चुका है। तो ये इस तरह की बात आप इसमें लिखेंगे। बस यही 6 क्वेश्चंस इस चैप्टर में से बनते हैं और इन्हीं को आप तैयार कर लें, इन्हीं में से कोई एक आपके पेपर में ज़रूर आएगा। तो यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 13 ख़त्म हुआ। अब अगली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 14 पर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।